7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। बशीर बद्र के इसी शेर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि मोहब्बत इसी तरह फैलती रहेगी, अमन चैन कायम रहेगा। पहली खबर रहेगी मनेंद्रगढ़ के भगवानपुर गांव में मां चांग देवी विराजमान है। खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको, जहां इन दिनों मंदिर में एक भालू आकर्षण का केंद्र बना है। देख लीजिए, ये मां चांग देवी हैं और ये भालू आता है और माता रानी के दरबार में आकर प्रसाद ग्रहण करके वहां टहलता है और फिर चला जाता है। खास बात यह है कि भालू देखने के लिए मां चांग देवी मंदिर में लोग भी जमा हो रहे हैं, लोग आते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। ये आकर्षण का केंद्र बन गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस भालू ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, ऐसा ना हो कि वहां जमघट लग जाए, बल्कि यह है कि पशुओं में भी समझदारी होती है, मातृत्व होता है, प्रेम होता है, भावनाएं होती हैं। उम्मीद है इसी तरह माँ और इनका रिश्ता रहेगा और जो सभी लोग जाएंगे वो भी इनके रिश्ते पर कोई बाधा नहीं बनेंगे और जो भी चल रहा है वो सकुशल चलता रहेगा और जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ सामने आएंगी। तो चलिए, इसी खूबसूरत तस्वीर के दिखाने के बाद आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसी की बात करते हैं। सभी की निगाहें उस बैठक पर टिकी हैं। बैठक 19 जून को दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में होने जा रही है और इस बैठक में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, इसकी खबरें हैं। साथ ही प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करने को लेकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो साय कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे कि कल की बैठक खास क्यों है, विशेष क्यों है और क्या कुछ अंदर खाने की खबर है। हाँ अनमोल। अब बिल्कुल देखिए नीतीश, कल बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है कल, क्योंकि एक बहुत पहली बैठक होगी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और मानसून का सीजन भी आ गया है, तो इसके मद्देनजर तैयारियां जो है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और खास करके कृषि से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे हम खाद की बात करें, चाहे हम बीज की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ पर खेती होती है, किसानी होती है, तो इसको लेकर के कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। इसके अलावा देखिए मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है विधानसभा का, तो इसको लेकर भी जो है संसदीय कार्य प्रणाली कैसे रहने वाली है, इसको लेकर भी जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी जो कई फैसले हैं वो भी महत्वपूर्ण जो है उस पर मुहर लग सकती कोई है। अंदर की चीज बताओ, क्यों छिपा के रख रहे हो? आप तो इतनी शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हो, भर्ती अर्ती आने वाली हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत तो समीक्षा बैठकों में चीजें सुनी थी हमने। अब बिल्कुल देखिए, साय सरकार ने कहा था, वादा किया था कि जैसे हम सरकार में आएंगे भर्तियां करेंगे, तो हो सकती है कि बहुत खुशखबरी भी मिल जाए कल की बैठक के बाद। जो छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्तियां होंगी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में भर्तियां भी निकाली जा सकती है नीतीश। और नजर इस पर भी रहेगी कि बृजमोहन अग्रवाल आने वाले समय में मंत्री के संदर्भ में भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनमोल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा, कुछ और खबरों में आपके साथ मुखातिब होंगे। बलौदाबाजार हिंसा की बात करते हैं और उससे जुड़ी सारी अपडेट बताते हैं, जो कि विस्तार न्यूज लगातार आपको बता रहा है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं 10 जून 2024 की, जिस दिन बलौदाबाजार में आगजनी की गई थी। बाकी की शेष 8 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जहां जहां बड़ा प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे कि रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, अंबिकापुर हो गया, मनेंद्रगढ़ हो गया, फिर उसके बाद रायगढ़ हो गया, सक्ती हो गया, महासमुंद हो गया। ये सारी तस्वीरें आप देख लीजिए। कांग्रेस ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बलौदाबाजार में भी हाई अलर्ट था। पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की थी। शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को बलौदाबाजार से जाने से रोका गया। विकास उपाध्याय ने मुंह में पट्टी बांधकर ज्ञापन सौंपा। इधर रायपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए जरा क्या कुछ निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से। के इतिहास या देश के इतिहास में ये पहली घटना है जहाँ कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू धू कर जल गया और इसके लिए कोई जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निकम्मी सरकार। यहाँ
आस्था के केंद्र की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वहाँ जो अपराधी उसे पकड़ नहीं पा रही है। की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है, तो तत्काल इस्तीफा देना। कुछ उपद्रवियों द्वारा उस धरना प्रदर्शन के आड़ में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को पथराव और आगजनी का स्थिति लाए, जिससे पूरे कलेक्टर और एसपी ऑफिस जल गया और पूरे प्रदेश में अशांत माहौल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये बलौदाबाजार की अपडेट हो गई है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वहीं चलेंगे। शिवराज सिंह चौहान संबोधन दे रहे हैं और जीत के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान संबोधन दे रहे हैं कृषि मंत्री को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और किसानों का सम्मेलन हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं संबोधन दे रहे थे। बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा कि बीते 5 सालों पर कृषि मंत्रालय के ऊपर तमाम तरीके का किसानों ने आंदोलन किया, तमाम चीजें की। अब शिवराज सिंह को इन सभी चीजों को सॉर्ट करना है, सभी चीजों का समाधान निकालना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ शिवराज सिंह चौहान आज मंच पर दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ सड़कों पर उतर गया है। कर्मचारी महासंघ 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी अनुदान राशि की मांग, ये सभी उनकी मांगे हैं। सभी कर्मचारी रायपुर में तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम कर्मचारी है और बड़ी संख्या पे तूता धरना स्थल पे पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए आप कि ये प्रदेश भर के कर्मचारी है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 सूत्री मांग है और 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार प्रशासन का ध्यान जो है वो आकृष्ट कर रहे हैं। कर्मचारी संघ से बात भी करेंगे और उनकी क्या मांग है उनसे ही समझते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या बात लेकर यहाँ पे पहुंचे? प्रमुख मांग है सर, हमारे विभाजन भाई जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है, हमारे मामा जी चौहान जी जो दिल्ली चले गए मध्य प्रदेश से, वो अपने सहकारी समितियों को प्रति वर्ष वेतन के लिए 3-3 लाख रुपया देती है। आदरणीय हमारे विष्णुदेव शाह जी से निवेदन है कि मोदी जी की गारंटी लागू करें और प्रत्येक समिति को प्रबंधकीय अनुदान रुपया सुशासन के चलते 5-5 लाख रुपया हर साल दिया जाए। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही मानसून सत्र आने वाली है और मानसून जैसे ही आएगी तो 122 करोड़ रुपया धान सड़कर खत्म हो जाएगी, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। उस अन्न को बचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 5,000 से लेकर 10,000 की संख्या में आए हुए हैं।
तूता में। और हम कहते हैं कि हमारे सुखद का प्रावधान किया जाए। ये बताइए मुझे कि अभी कितना धान का उठाव बाकी है, और ये उठाव जब नहीं होता है तो सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह से असर पड़ता है? ये तो सीधा सीधा सहकारी कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना 28 फरवरी तक संपूर्ण धान का उठाव होना था, लेकिन अभी पूरे छत्तीसगढ़ में और बहुत ही अंदरूनी जैसे जिलों जैसे हमारे नारायणपुर, अबुझमाड़, बीजापुर, सुकमा, कोंटा ऐसे दूरस्थ अंचलों में धान जो रखी हुई है, जबकि शासन की नीति के अनुसार उस धान का उठाव, संपूर्ण धान का उठाव 28 फरवरी तक हो जाना था, लेकिन अभी भी धान रखी हुई है। जिला कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कब से वेतन नहीं बढ़ाया? 5 साल से ज़्यादा हो रहा है सर। अनुबंधी देना चाहिए, वेतनमान बढ़ाना चाहिए, ये सब है। हम लोग को कितनी धान खरीदी, मैं प्रभार में हूँ समिति सिमगा से, कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सुखद है, उसमें भी सब आरोप प्रभारी और कर्मचारी के ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये तो पूरा गलत ही है। वेतन बढ़ाया जाए, सुखद दिया जाए, और जो धान मंडियों पे एकत्रित है उसको उठाव किया जाए, तो 3 सूत्री मांग है, उसको लेकर तमाम कर्मचारी तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। इधर राजधानी रायपुर में पार्षद कार्यालय में ढोल नगाड़े बजे हैं। ढमढमाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कोई खुशी में ढोल नगाड़े नहीं बजे हैं, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने ढोल नगाड़े बजाए, हाथ में थाली चम्मच पीटा और उन्होंने विरोध जताया निगम की समस्याओं को लेकर। बीजेपी पार्षद दल शहर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को हो रही जल समस्या का मुद्दा उठा रहा है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है और इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन की आप तस्वीरें देखिए। अनमोल जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद क्या किया गया। अनमोल, कैसा रहा विरोध प्रदर्शन? क्या ज्ञापन सौंपा गया? वहां पर महापौर पहुंचे, क्या कुछ इनकी मांगे थी? बिल्कुल, देखिए नीतीश, आज पूरा छत्तीसगढ़ जो है आज प्रदर्शन का दिन रहा छत्तीसगढ़ में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए राजधानी में एक तरफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया बलौदाबाजार को, और दूसरी तरफ आज भाजपा जो है नगर निगम में प्रदर्शन की, महापौर कक्ष का घेराव की। सबसे बड़ी बात क्या है कि नवंबर दिसंबर में नगर निगम का चुनाव होना है, इससे पहले अब भाजपा जो है, जो नगर निगम में विपक्ष में बैठी है, वो आक्रामक हो गई है। वो एजाज ढेबर पर लगातार हमलावर है और आज इसी कड़ी में जो है भाजपा नगर निगम में घेराव किया गया महापौर के कक्ष का। जल संकट, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन था। और खास बात ये था कि ये प्रदर्शन थोड़ा अनोखा दिखा क्योंकि ढोल नगाड़े बजा रहे थे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, वार्ड पार्षद जो थे। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं मिनल चौबे, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन रहा। तो कुल मिलाकर देखिए नीतीश, तैयारी जो है वो अब चुनाव की है। चूंकि चुनाव अब नजदीक है तो अब किसी भी तरीके से जो है अब कांग्रेस पर हमलावर रह के बीजेपी जो है तख्ता पलट करना चाहती है। यही वजह है कि अब लगातार इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो भी जानकारी लगातार बताते रहेंगे। अनमोल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे निजी सेंटरों को शोध केंद्र बनाया जा रहा है जो नियमों के अनुरूप सही काम नहीं कर रहे हैं। वहीं छात्रों से अवैध वसूली चल रही है। यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए छात्रों का कहना है कि नियम से परीक्षा और छात्रों से फीस वसूली की जाए, लेकिन कुल सचिव लगातार छात्रों का शोषण कर रहे हैं, आरोप लगे हैं। देख लीजिए इसमें प्रतिक्रियाएं। फिर सीधा आशीष दुबे का रुख करेंगे बिलासपुर, और बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष दुबे। विरोध प्रदर्शन की आपने तस्वीरें देख ली। आशीष जी, क्या है इनकी मांगे? छात्र क्या कह रहे हैं? कुल सचिव का क्यों हो रहा है विरोध? देखिए नीतीश, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। एक तरफ कांग्रेस बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के सड़क पर है, तो दूसरी तरफ उनकी एक टुकड़ी जो है अटल यूनिवर्सिटी में कूच कर रही है इस बात को लेकर कि वहां छात्रों के साथ अहित हो रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए उन छात्रों से आपको रूबरू कराता हूं जो प्रदेश सचिव हैं एनएसयूआई के और जो लगातार दूसरी बार जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? क्यों बार बार आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं? रंजिश जी। जी सर, हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से हमने जानकारी देने का प्रयास किया था कि
अभी जो पीएचडी का जो प्रवेश चल रहा है उसमें 2 अशासकीय महाविद्यालय को रिसर्च सेंटर बनाया गया था। चूँकि उन महाविद्यालय में फिर से अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया था, जिसकी शिकायत हमने कुलपति साहब और कुलसचिव साहब से की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमने लेटर जारी किया 25 तारीख तक उन लोग जवाब देंगे करके। उसके बाद हम 25 तारीख के बाद जब उनसे जवाब मांगने गए 3 तारीख को, तो बोले कि कॉलेज के द्वारा जवाब आ गया। उनसे ये भी पूछेगा कि इनके पास क्या आधार है, ठोस आधार, क्या साक्ष्य है जिसके आधार पर इन्होंने इतना संगीन आरोप लगाया? क्या आधार है आपके पास? क्या देखिए, क्या आधार है? आप संगीन आरोप जो लगा रहे हैं उसके? मेरे पास ऑफिशियल बयान है डीबी ब्रे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम का, कि उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया हमारे कॉलेज के नाम से, व्यक्तिगत जब पत्र आएगा डीपी कॉलेज के नाम से तब हम जवाब देंगे, अभी हमने कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि रजिस्ट्रार का कहना था कि डीपी ब्रे कॉलेज से जवाब आ गया और वो मान गए फीस कम करने के लिए। तो ये सरासर झूठ था, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि कहीं ये रजिस्ट्रार के संरक्षण पर ही तो महाविद्यालय जो है वो छात्रों के साथ अनहित तो नहीं कर रही है। आप किसको हटाने की मांग को लेकर सुबह 250 लोगों के साथ में पहुंचे थे यूनिवर्सिटी? जी, हम लोग कुल सचिव को हटाने के लिए सुबह 250 की भीड़ में गए थे, क्योंकि हमने बार बार उनको चिताया कि आप छात्र हित में फैसला लीजिए। हर बार आप छात्रों का गला घोट के जो प्राइवेट कॉलेज को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आपकी कुर्सी की गरिमा को तार तार करने वाली चीजें हैं। आपको छात्र हित के लिए यहाँ बैठा गया है। कुलपति एडीएन वाजपेयी से आपकी बात हुई सुबह जो है, उनने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, उन्होंने कहा, वैसे तो कुल सचिव साहब पता नहीं कौन से एटीट्यूड है, हम उनके ही बच्चे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। एक छात्र नेता होने के नाते भी हम जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय देना चाहते नहीं है। हमारे आधा घंटे के प्रदर्शन के बाद ले दे के वो बाहर आए, उसके बाद हमको सिर्फ 5 मिनट में सारी बात खत्म करने के बाद बीच में ही वो भाग रहे थे। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया उनसे, तो कुछ समय तक ही वो रुके। आऊंगा आपके पास, आऊंगा। इनका मुद्दा समझ लिया, कंसर्न है, आरोप है, लेकिन एक जो अभी भी सवाल है वो पहलू ये है कि कुल सचिव पर आरोप लगाने का इनके पास क्या आधार है? इन्होंने आधार की बात नहीं की। उम्मीद है कि अगली बार जब जुड़ेंगे, अभी वक्त इतनी इजाजत देता। आशीष, आप जुड़े रहिएगा, अगले मुद्दे पर आपसे बात करना है। शुक्रिया। तो जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, चूंकि विस्तार न्यूज सभी की आवाज रखता है, इसलिए ये जो आवाज थी उसे भी हमने रखा है। आगे क्या होता है वो भी आपको बताते रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 करोड़ की लागत से बना हाईटेक बस स्टैंड बर्बाद हो चुका है। इतनी लागत के बावजूद यहां ना तो यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए ठंडे पानी की सुविधा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पहुंचने वाले यात्री गंदगी की मार झेल रहे हैं। यही नहीं, और तो सुनिए, 10 करोड़ रुपए की लागत से जो यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट, टिकट घर और दुकानें बनाई गई थी वो अवैध कब्जे में हैं। इन जगहों पर कहीं कोई एजेंट अपने बस के टायर रख रहा है तो कहीं छोटी दुकान खुल गई है। कुल मिलाकर अगर कहें कि हाईटेक बिलासपुर बस स्टैंड सिर्फ नाम का हाईटेक रह गया है तो कोई गलत नहीं होगा। और ये तस्वीरें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। आशीष, 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और जो तस्वीरें आपने तफ्तीश करके भेजी हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा आलम है कि कहीं से इसको हाईटेक बस स्टैंड तो नहीं कहा जा सकता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को नीतीश जब दूसरी बार बसाने की कवायद हुई तब उस हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि चंद किलोमीटर दूर जो है एक बड़े विधायक का घर है जिन्होंने उस समय इस हाईटेक बस स्टैंड को बसाने की पहल की थी। और आज आप तस्वीर देख रहे हैं कि वहां यात्रियों को बैठने की जगह नहीं है। तमाम एजेंटों ने जो है वो कब्जा कर लिया है, तमाम जो बस एजेंट हैं, और वो वहां से डील करते हैं यात्रियों को कहां जाना है कहां नहीं जाना है। आज सबसे बड़ी बात यह है नीतीश की ट्रेनें रद्द हैं, आप देख रहे होंगे, और लोगों का एकमात्र जरिया साधन संसाधन को लेकर बस है। जब लोग पहुंचते हैं, उन्हें हैदराबाद जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, बिहार जाना है, तो उन्हें जो है कुर्सी नसीब नहीं होती है, पंखे खराब है, गर्मी का दिन है, वाटर कूलर का इस्तेमाल जो है बसों को धोने के लिए किया जा रहा है, ना कोई यात्रियों को पीने के पानी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो यात्री हैं, जो बस वाले हैं, जो एक अदद मदद को लेकर के गुहार लगा रहे हैं वहां की हमारी मदद कीजिए, हमको ये सुविधाएं उपलब्ध कराइए मूलभूत, तो ये सारी सुविधा असुविधा में बदल गई है, असुविधा में बदल गई है और कहीं से इसको हाईटेक नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि आपकी इस खबर के बाद अधिकारी जागेंगे और इसको हाईटेक वाकई बनाएंगे ताकि जनता को लाभ मिल पाए। आशीष, शुक्रिया इस जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए, बिलासपुर के मुद्दे को उठाने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी सड़क जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये सड़क तो नहीं लग रही, ये लग रही है धूल। दिखाऊंगा आपको, इधर दिखाऊंगा, देखिएगा सड़क, कोरिया की ग्राम पंचायत की ये तस्वीर है। ये सड़क देख लीजिए आप। इस तरह से करतूत की जाती हैं, इस तरह से ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके टैक्स का, आपके टैक्स के पैसों की इस तरह से बर्बादी की जाती है।
कोरिया की ग्राम पंचायत सोनहत दफ्तर के बगल से बनी 6 महीने पहले यह गुणवत्ता विहीन सीसी सड़क की तस्वीर है। सड़क अब उखड़ने लगी है और आलम यह है कि हाथ से उठाकर आप इस तरह कर दीजिए तो पूरी मिट्टी नजर आती है। स्थानीय ग्रामीणों ने सीसी सड़क में भ्रष्टाचार और ठेकेदारी का गंभीर आरोप लगाया है। निर्माण कार्य में पंचायत जांच एजेंसी थी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह की जांच की गई है। इस तरह की क्या जांच करने के बाद इस तरह की सड़क के अधिकारी हैं यहाँ के लोग टैक्स भरकर इस तरह की सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, यह भी बड़ा सवाल है। पंचायत ने मनमर्जी से तथाकथित ठेकेदार से निर्माण कराया है, यह गंभीर आरोप निकले हैं और परिणाम यह है कि जो रोड आपको दिखाई गई वो हाथों से उखड़ जा रही है। बंदर बाट का भी मामला है और विस्तार न्यूज ने मामले को कलेक्टर कोरिया तक भी पहुंचाया है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कलेक्टर कोरिया संज्ञान लेंगे और इस सड़क जो ये रोड है ठेकेदार को ही कह देंगे कि हाथों से उठाइए और अपने घर लेकर चले जाइए। सीसी रोड का काम हुआ है 3 महीना पहले, आज पूरा गिट्टी निकल रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रहा है। पब्लिकों को बाजार आते जाते सभी को दिक्कत होता है। 4 व्हीलर आता है तो पब्लिक बाइक से उधर आते हैं तो दिक्कत हो जाता है। 4 व्हीलर भी चलता है, बस चलता है, पूरा गिट्टी निकल रहा है और मिट्टी डाल रहे हैं सीसी रोड में, तोप रहे हैं उसको कि ना दिखे कि यहाँ सीसी रोड बना है। पंचायत के द्वारा है, इसको ठेकेदारी में दिया गया है और ठेकेदार लोग मतलब इतना गलत काम किए हैं कि यहाँ की मतलब रेंगने में मतलब आदमी को रेंगने में दर्द हो रहा है, भारी दिक्कत हो रहा है। इतना गिट्टी निकल रहा है, इतना गिट्टी निकल रहा है, देखिए ये पूरा है। इसको अगर घर में नहीं ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। देख ली, अब सीधा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आलम ये है। और बात ऐसे क्षेत्र की करेंगे, छत्तीसगढ़ के उस थाने की करेंगे जिसने गांजा तस्करों के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाइयां की हैं। एक ऐसा थाना है जो गांजा तस्करों को पकड़ने में अव्वल है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना की हम बात कर रहे हैं। यहां की पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है। सिंघोड़ा पुलिस ने लगभग 16 महीने में करोड़ों रुपए का गांजा जब्त किया है। 2024 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 4 महीने में 2648 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग 12,64,15,000 रुपए है। इसमें सिर्फ मार्च महीने में ही 2162 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 10,28,50,000 रुपए है। इसके साथ ही तस्करी के लिए उपयोग में की जाने वाली 8 कार, 7 बाइक, 4 आईचर ट्रक सभी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,26,00,000 है। यानी कि सिंघोड़ा पुलिस ने 16 महीने में 19,33,55,000 रुपए की गांजे के विरुद्ध कार्रवाइयां की हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति और अवैध परिवहन जो कि मादक पदार्थों की हो रही है उस पर प्रभावी कार्रवाई करना। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा अवैध परिवहन करने वाले व्यक्ति और अवैध गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसी तरह की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। झसांक नायक सहयोगी जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। झसांक, सफलता तो ठीक है, सवाल भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर इस रूट से बार बार इतनी कार्रवाइयां होती हैं, फिर भी गांजा इतनी मात्रा में कहां से आ रहा है? आसमान से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, नदी से आ रहा है, कहां से आ रहा है? जी नितेश, देखिए बिल्कुल महासमुंद जिले का जो सिंघोड़ा थाना है वो गांजा तस्करों को पकड़ने में तो अव्वल है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उड़ीसा में गांजा कहां से आ रहा है। तो ऐसी कई जगह है जहां उड़ीसा में कहा जाता है कि गांजा की खेती की जाती है और उसी गांजे को जो छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों का रुख जो है गांजा तस्कर करते हैं और सिंघोड़ा थाने से होकर ही ये सारे गांजा तस्कर गुजरते हैं। लेकिन एक उपलब्धि है ये सिंघोड़ा थाने की, महासमुंद पुलिस की, जो जिला पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और यही वजह है कि जो तस्कर है ज्यादातर संख्या में उन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। उपलब्धि तो है झसांक, लेकिन सवाल है ना, इसका भी तो जवाब देना चाहिए कि जब इतनी सफलताएं मिल रही हैं तो वहां पे लगातार उसी रूट से कैसे चीजें हो रही हैं?
क्या ऐसी चीज है, क्यों कोऑपरेशन नहीं हो रहा नजदीकी ओडिशा के थाने से और ये तस्करियों को बंद किया जाए, प्रदेश स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, नशे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कुछ इनकी बड़ी योजना है, कुछ बड़ी योजना भी तो होनी चाहिए। देखिए जो है उड़ीसा में कहां कहां गांजा की खेती हो रही है और कैसे तस्कर आ रहे हैं, जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तो तस्करों पर विराम नहीं लगेगा। लगातार तस्कर जो है पकड़ा रहे हैं लेकिन कार्रवाई भी नहीं रुक रही है। और यही सवाल हमने पूछा था कि किस प्रकार वहां कार्रवाई की जाएगी, कैसे जो तस्कर हैं उड़ीसा से ला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन ये सिंघोड़ा पुलिस रिसर्च सेंटर जरूर बन सकती है। सिंघोड़ा पुलिस के मार्गदर्शन और थानों पर भी होना चाहिए, सफलता मिल जाए, क्योंकि सिंघोड़ा पुलिस की कार्रवाई तो कुछ ऐसा ही बयां करे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उद्बोधन दे रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, सीधा वहीं चलेंगे। आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। तो किसान सम्मान निधि की किश्त जारी हो गई है और तमाम किसानों के खातों में पैसे भेज दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार तो खंसाहू छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजिम पहुंचे उसी की। उन्होंने भगवान के दर्शन और पूजा पाठ कर प्रदेश की तरक्की खुशहाली की कामना की है। हमारे श्रद्धा के प्रतीक है राजिम लोचन भगवान, माता राजिम दाई और त्रिवेणी संगम, महानदी सोढ़ूपरी का संगम स्थल छत्तीसगढ़ के तीर्थराज प्रयाग है। ये हम सबकी आस्था के प्रतीक है। आशीर्वाद लेकर के छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता का हम सेवा कर सकें, इसके लिए मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ।
और अब तस्वीर दिखाएंगे आपके सजगता के लिए, आपके जागरूकता के लिए। अगर आप हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो आपको ये तस्वीर आज ज़रूर देखना चाहिए। एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली है। सोचिए, तस्वीर देखिए आप और समझिए, सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। और आप जब भी खाना खाएं, किसी भी फ्लाइट एजेंसी में कहीं भी आप खाना खाएं तो आपको सतर्क होना चाहिए, संभलना चाहिए और उस खाने को ज़रूर अच्छे तरीके से देखना चाहिए। 16 जून को एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात स्वीकार की है। पैसेंजर पॉल ने फोटो शेयर कर पोस्ट में लिखा था कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। मुझे इसका एहसास कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद हुआ है। अब एयर इंडिया ने इस चीज को मान लिया है, माफी मांग ली है। लेकिन आपके ये काम की खबर है, आप फ्लाइट में सफर करते हैं या फिर कहीं भी सफर करते हैं तो आप खाने को जरूर देखकर समझकर अच्छे तरीके से खाएं और कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा जरूरी है। इसीलिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं हम और ये जो सच्चाई है आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव में यहां से प्रत्याशी कमलेश शाह का नामांकन दाखिल कराया। अमरवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रैली और सभा तेज बारिश की वजह से रद्द करनी पड़ी। सीएम बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा तेज बारिश के बाद सीधा इसी बीच बारिश हो रही थी एसडीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह का नामांकन जमा कराया। साथ में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और अमरवाड़ा से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहीं मोनिका भट्टी भी यहां मौजूद रहीं। सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ, छिंदवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प लिया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों पे जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। मुकेश तिवारी हमारे सीधे सहयोगी जुड़ गए छिंदवाड़ा से, उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश जी, कैसा रहा कार्यक्रम? नामांकन दाखिल हो गया, ये बता दीजिएगा और फिर ये भी बता दीजिएगा कि गोंगपा चुनावी मैदान में उतर गई है, उसके कारण कैसी सियासी खलबली मची हुई है छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में। जी नितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा वजह किरकिरा हो गया, बारिश हो गई थी, इस वजह से जो सभा होनी थी उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ा लेट आए, मौसम खराब था। इस वजह से सीधे उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए उन्होंने कहा कि एकजुटता से लड़ना है और एकजुट होकर कमलेश साहब को विजयी बनाना है, क्योंकि कमलेश साहब पहले कांग्रेस में थे, 3 बार से कांग्रेस के विधायक रह चुके थे। हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। अब उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव में प्रत्याशी कमलेश शाह है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोंडवाना भी यहाँ से टक्कर देती नजर आ रही है, क्योंकि जी मुकेश बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी गोंडवाना से यहाँ पे भी प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पर कांग्रेस तो अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही कि किसको उतारना है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। क्योंकि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हुआ करते थे पहले, वो कमलेश शाह स्वयं हुआ करते थे, अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो कांग्रेस को यहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। लेकिन गोंडवाना ने देवरावण भलावी को जरूर मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं वो टक्कर देती नजर आ रही है। जी नितेश जी, तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और आज के कार्यक्रम की भी आपने अपडेट बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा में इसी मुकेश की ही बात को आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा का गढ़ भेदने के बाद अब विधानसभा का गढ़ भेदने की तैयारी कर दी है, यानी कि अमरवाड़ा विधानसभा की 7 सीटें थी, 7 में 7 कांग्रेस पाई थी और अब उपचुनाव हो रहा है। अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक बीजेपी में आ गए, माफ कीजिएगा, कांग्रेस विधायक बीजेपी में आ गए और अब यहां से उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी इस गढ़ में, विधानसभा के गढ़ में भेदने के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणामों को देखते हुए भी बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के लिए 35 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। सोचिए,
उपचुनाव है और 35 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के 35 दिग्गज यहां प्रचार करते दिखाई देंगे। गौरतलब हो कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होंगे। बीजेपी ने यहां से कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है और 35 लोग प्रचार करेंगे कमलेश शाह का। इधर अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम भी लगभग तय बताया जा रहा है, नवीन मरकाम है। क्या कुछ है इन प्रत्याशी, इन्हें क्यों बनाया गया है, गोंगपा के आने से क्या कुछ बदला है, सब कुछ बताएंगे श्याम सिंह तोमर जी, हमारे स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी का सीधा रुख करेंगे। श्याम जी, एक उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सीख माना जाए, मध्य प्रदेश की जीत के बाद सवाल माना जाए, क्या माना जाए? 35 दिग्गज प्रचार करेंगे, बताइए। देखिए, अभी हाल ही में जब 29 कमल खिले थे तो ये भाजपा आश्वस्त हो रही थी कि इस मध्य प्रदेश में हमारा होल्ड है। अब आगे जो उपचुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि कोई कोर कसर क्यों छोड़ी जाए और कोई ऐसी गुंजाइश क्यों रखी जाए कि बाद में पछतावा हो। इसलिए वो सब कुछ करना चाहती है, सारे प्रयोग करना चाहती है जिससे जीत का जो है सेहरा भाजपा के नाम आए। दूसरी बड़ी बात आपने कही, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस भी अब रण में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ये रणनीति बना चुकी है पहले ही कि हम सारी ताकत झोंक देंगे, सारे नेताओं को जुटा देंगे और कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम हमारे खाते में आए वो सारे प्रयोग हम भी करेंगे। अब हमको ये देखना होगा जब दोनों पार्टियां इतनी जोर आजमाइश करेंगी तो तस्वीर क्या रहने वाली है, क्या स्थिति बनने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये तो साफ है कि इस सीट से श्याम जी जो भी जीतेगा हारेगा, निकाय चुनाव के लिए मनोबल बहुत ज्यादा वो लेकर जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर सीट जीतना जरूरी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जीत बेहद जरूरी है। राजनीति में ये मनोवैज्ञानिक जीत ही आपको आगे रखती है, झंडा बरदार रखती है। ये उपचुनाव लगभग उसी मनोवैज्ञानिक जीत के लिए है। इस चुनाव को जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं 29 सीटों पर जीत के ऊपर भी हावी हमको दिखाई देगी। इसलिए कोई कोर कसर की गुंजाइश कोई भी पार्टी नहीं रखना चाहती। देखना होगा, लड़ाई दिलचस्प लेकिन समझ में आ गई है गोंगपा के आने से। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बात होती रहेगी, उपचुनाव तक सब कुछ बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, हर तस्वीर आपको हमेशा की तरह। मध्य प्रदेश में एक और घोटाला सामने आया है जहां कई योजनाओं में धांधली उजागर हुई है। समझिएगा इस महाघोटाले को। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने इस गड़बड़ी को पकड़ा है। कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन दी जा रही थी उन महिलाओं को जो बुजुर्ग हैं ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि शादीशुदा महिलाओं को कागजों में विधवा बनाकर 1.25 लाख से अधिक अपात्र लोगों को पेंशन का लाभ दिया गया है। अब जांच के लिए सभी कलेक्टर्स को नोटिस जारी हुआ है और वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन की अगली किस्त जारी की जाएगी। यानी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए यह भी थोड़ा सा संकट की खबर है कि अब आपको थोड़ा पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं जांच में दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा भोपाल से उन्हीं का रुख करूंगा। विवेक, इस तरह की बंदरबाट, इस तरह का घपला, इस तरह का घोटाला दिल दहला देता है और सवाल खड़े करता है कि कैसे विकसित प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा देश और प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार में है, लेकिन कुछ पुराने दाग हैं जो सरकार को अक्सर परेशान करते हैं। ये ठीक ऐसा ही घोटाला है जिससे सरकार अब पूरी तरीके से चेत गई है और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने इस पूरी जब गड़बड़ी को देखा है तो तमाम सारे कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। और दरअसल ये पूरा मामला क्या है नितेश, इसको समझने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विधवा महिलाएं और बुजुर्गों को पेंशन देती है और इस घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग अपात्र हैं उन्हें पात्र बताया गया, यानी कि जो इन महिलाओं की शादी हो चुकी है और वो अभी भी शादीशुदा हैं उनको विधवा बता के उनको पेंशन दिया गया। और वहीं जो 60 साल से भी कम के लोग हैं, 60 साल की उम्र उनकी पार नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग हैं और इसी के तहत उनको पेंशन मिल रही है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, तमाम सारी पेंशन योजनाओं में ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई है और करीब 1 लाख से अधिक 1.25 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिनकी पेंशन रोकने के लिए निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि इनको वेरीफाई किया जाए। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में राजगढ़, बालाघाट, टीकमगढ़ ये वो जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा फर्जी पेंशनधारी है, यानी कि जो सिर्फ कागजों में ही बुजुर्ग बताए गए और महिलाएं वो कागजों में ही सिर्फ विधवा है। जबकि जब वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो अब वो निकल के शादीशुदा और जब 60 साल से जो लोग
पात्र कागज में हैं वो अपात्र घोषित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश में कितना बड़ा ये रैकेट चल रहा है कि लोगों को पेंशन मिल रही है और पेंशन उनको मिल रही है जो अपात्र है पूरी तरीके से। नितेश, उम्मीद है कार्रवाई कठोर होगी और यहां तक कि जो दोषी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और पैसे की रिकवरी की जाएगी जो जनता की गाड़ी कमाई है। शुक्रिया विवेक, बने रहिएगा, अगली खबर में भी आपके साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी नई टीम का गठन करने वाले हैं। 70% युवाओं को मौका दिया जाएगा। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की संख्या सीमित होगी और इन फैसलों पर अभी एआईसीसी की अंतिम मुहर लगना बाकी है। लेकिन विस्तार न्यूज सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे पहले खबर बताने की कोशिश करता है। विवेक जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ है ये अहम फैसला। विवेक, कहीं और पालन हुआ ना हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जीतू पटवारी कि जैसा रायपुर कन्वेंशन की बात कर दीजिए, जयपुर अधिवेशन की बात कर दीजिए, बातें बहुत हुई थी, लेकिन पटवारी अब अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिनके सामने एक बड़ी हार हुई है और 29 की 29 सीटों पे कांग्रेस हारी है। इस सदमे से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उभर नहीं पाए हैं, लेकिन अब एक बड़ी बात है कि उन तमाम सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जीतू पटवारी करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी कार्यकारिणी में नजर आएंगे और जीतू पटवारी कह चुके हैं कि युवाओं की उनके पास फौज रहेगी। ये फौज कितना कमाल कर पाती है ये आने वाले दिनों में ही दिख जाएगा और इस फौज में कौन होंगे वो सेना के लोग जो जीतू पटवारी को अगले 5 साल का पूरा उनको इतनी ताकत दे देंगे कि अगला 5 साल पूरी तरीके से अपनी टीम को बनाने में तैयार रहें और पार्टी में टूट ना हो। ये एक बड़ी बात है क्योंकि कार्यकारिणी में जीतू पटवारी कह चुके हैं कि सीमित लोग होंगे। सीमित लोगों में से जीतू पटवारी के सामने ये चुनौती है कि तमाम सारे नेताओं के, दिग्गजों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जगह दी जाए जिससे कि पार्टी में एक एकजुटता बनी रहे। क्योंकि पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ, अरुण यादव हैं, ऐसे तमाम सारे नेताओं के लोगों को भी जगह देनी होगी। हालांकि जीतू पटवारी ने अपनी लिस्ट एआईसीसी को भेज दी है। एआईसीसी भी वेरीफाई करेगी क्या जीतू की टीम मजबूत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कार्यकारिणी भंग हो गई थी। कार्यकारिणी ना होने की वजह से तमाम सारे नेता बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और इतनी बड़ी टूट हुई कांग्रेस के अंदर जो अभी तक भरपाई भी उसकी संभव नहीं है। लेकिन एक बड़ी और बात जो है चुनौती है, विवेक बता रहे हैं कि क्या चुनौतियां भी आने वाली हैं। बहरहाल एआईसीसी क्या निर्णय लेती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो है वो हमने बता दिया। विवेक, शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बलौदा बाजार हिंसा मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज आपके सामने साझा कर रहा है। विस्तार न्यूज के बहादुर रिपोर्टर की बाइक जलने पर सीएम ने संज्ञान लिया है। 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सीएम ने रिपोर्टर को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। सीएम ने रिपोर्टर को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और बलौदा बाजार हिंसा में विस्तार न्यूज के बहादुर रिपोर्टर अजय यादव जब पहुंचे थे, उनकी मां की गिफ्टेड बाइक को जला दिया गया था जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा। और अजय ने फिर भी साहसिक कदम उठाते हुए पूरे इस वाकये को दिखाया था, हर एक बात को जनता तक पहुंचाया था और अब सीएम ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इन तस्वीरों को आप देखिए और उनकी ये जो बाइक है, ये बाइक उनकी मां ने दी थी, उनके जन्मदिन के दिन दी थी। लेकिन अजय को विश्वास था कि इस प्रदेश की जो सरकार है वो हर पहलू को देखेगी, जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन अजय अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। और अब सीएम ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, संवेदनशीलता दिखाई है और अजय यादव की बहादुरी को देखते हुए उनकी समस्या को सुना है। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर अजय यादव से ही अब मैं आपको मुखातिब कराऊंगा और सीधा उन्हीं से बातचीत करूंगा। रवि मिरी भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी इस स्टोरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया था। पूरे प्रदेश भर से मिलियंस में व्यूज आए, लोगों ने देखा, सराहा। अजय के पास सबसे पहले रुक करूंगा। अजय, मां के प्यार की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन प्रतिपूर्ति हो सकती है। सीएम ने एक पिता की तरह कुल मिलाकर आपके प्रति संवेदना दिखाई है, क्या आप कहना चाहेंगे? पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। जी, मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब को कि
जो मेरे लिए सोचे कि इस बाइक के जब बदले जो 50,000 की घोषणा की है, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय जी को। और मैं जब से मैं सुना हूँ तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है और वो बता नहीं पा रहा हूँ, ताकि बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है और ये मेरे लिए कल की बहुत ही कुछ नया होगा, ये बताता है, कुछ बोल नहीं पा रहा मतलब। लेकिन अजय, एक बड़ा कदम उठाया गया है। इससे एक चीज और अजय है कि एक बड़ा संदेश है। अजय वो व्यक्ति है, वो चेहरा खड़ा है, विस्तार न्यूज का जो प्रतिनिधि खड़ा है, इससे संदेश जाता है कि बहादुरी, साहसिक पत्रकारिता भी की जा सकती है। आप विचलित नहीं हुए, आप भ्रमित नहीं हुए, आप हमेशा भरोसे के साथ जिए हैं। आपको कुछ ऐसी आशा थी कि ऐसा कुछ भी होगा, सीएम खुद संज्ञान लेंगे, और जब आपकी गाड़ी जल गई थी तो इतने दिनों तक आप क्या सोच रहे थे, मन में क्या थॉट थे, क्या होगा, क्या कैसा? जी मैं बता दूं कि जब से गाड़ी मेरी जली 10 तारीख को, जो रूटिंग मैं कवर करने जाता था बलौदाबाजार जिला, तो उसके बाद जली, तो मैं ये सोचा कि गाड़ी कैसे होगा, क्या होगा, मैं चलो काम किया जाए, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि विस्तार न्यूज यूं ही नहीं आपका अपना चैनल कहलाता है, ये जनता के लिए भी खड़े होती है। और यहाँ पे एक चीज और समझ में है कि ये विस्तार न्यूज अपने जो साथ में काम करने वाले सहयोगी है, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर ये विस्तार न्यूज जो है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है, इसीलिए कहा जाता है ये आपका अपना न्यूज विस्तार न्यूज। आपका अपना चैनल है। अजय की बातें सुनकर मेरी भी आंखें नम है, भावुक हो गया हूं मैं। रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। रवि, सरकार के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि बहादुरी पत्रकारिता जो है, साहसिक पत्रकारिता है, जो उसकी जगह है, उसका सम्मान है। नितेश, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये अजय यादव की बहादुरी का ये सम्मान है। वो उस दिन रोए नहीं, उस दिन डटे रहे, बहादुरी से पत्रकारिता करते रहे। अजय यादव को मैंने करीब से उस दिन देखा, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और उसके बाद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भैया मेरी बाइक जल गई है, अब मैं आना जाना कैसे करूंगा। वो लगातार उस कवरेज में बने रहे, हर अपडेट देते रहे। तो उनकी बहादुरी को ये पूरा प्रदेश सम्मान करता है, सलाम करता है। और इसी संवेदनशीलता को राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी समझा और आज निर्देश दे दिया कि 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता अजय यादव को दी जाएगी, क्योंकि जिले में जो रिपोर्टिंग करते हैं नितेश, उन रिपोर्टरों की भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्टर सड़क में, पगडंडी में, गांव में, सब जगह घूमते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, एक खबर खोज के लाते हैं, जमीन से खोद के लाते हैं, ये वो रिपोर्टर है। और इनकी मेहनत को आज सम्मान मिला है। और सरकार ने क्या आदेश दिया है वो अनमोल हमारे सहयोगी बताएंगे। अनमोल, ये बताइए कि सरकार ने किस प्रकार के आदेश आज दिए हैं? देखिए रवि, बहुत बड़ा आदेश है और बहुत पहला ऐसा मौका है जब किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान उनका गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर उसके बाद जो है ये भरपाई के तौर पर दिया गया है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि ये पैसा कैसे दिया जा रहा है। एक समिति होती है जिसका नाम होता है राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति। ये समिति सरकार द्वारा संचालित होती है और आज इसी की बैठक थी और इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस पत्रकार के साथ जिनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था इस घटना में, उनको 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी पत्रकारों को मुआवजा मिला है, लेकिन समझना यह है कि गंभीर बीमारी के समय मिला है या फिर अन्य चीजों में मिला है। लेकिन पहली बार ऐसा प्रकरण आया था कि जब रिपोर्टिंग के दौरान किसी पत्रकार के बाइक को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया और उसके एवज में अब 50,000 रुपए ये क्योंकि दिया जा रहा है। पहला मौका है, बड़ी पहली बार इस तरह की साहसिक पत्रकारिता भी की गई है और किसी के द्वारा नहीं, विस्तार न्यूज के द्वारा। अजय क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश होगा? सीएम और इस समिति के जो सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, आपके लिए आदेश निकाला, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अजय? मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल के जानेन सर, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ सीएम साहब जो है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये संज्ञान में लिया। और जितने भी मेरे सहयोगी और जितने भी मेरे लिए ये फॉर्म भरे और जिस तरह की मेरे को गाइडलाइन किए,
वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बिल्कुल अजय, और आपकी इसी बहादुरी को हम भी सलाम करते हैं और विस्तार न्यूज़ के तमाम साथी इसी जज्बे के साथ रहते हैं और इसी तरह हमारी पत्रकारिता जारी रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ रवि आपका भी शुक्रिया और अजय आपका भी शुक्रिया। और जाते जाते ये भी रहेगा कि हमारे रिपोर्टर का जिस तरह से ख्याल रखा गया उसी तरह जितने भी लोगों के वाहन जले हैं, जो दोषी थे, उन पर कार्रवाई करके उनके लिए भी समाधान निकाला जाए। इंदौर चलेंगे, इंदौर की खबर का रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंदौर के डीएवीवी में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता रद्द करने और कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा बरपाया। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। अक्षय बम कॉलेज का जो पेपर एमबीए का पेपर आउट हुआ था, उसकी कॉलेज की मान्यता की रद्द को लेकर आज प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष तो चोकसे जी और रजत पटेल जो एनएसयूआई के हमारे सराध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन किया गया था कि कॉलेज की मान्यता निरस्त की जाए। तो अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की बात हुई। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, ये बताएंगे पुनीत विजयवर्गीय, हमारे सहयोगी सीधा इंदौर से जुड़ गए। पुनीत, क्या है, सिर्फ वैमनस्य है कि कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेटा हैं, विरोध किया गया और फिर विरोध के बाद क्या हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए फैक्ट है, क्योंकि जो एमबीए का पेपर लीक हुआ था वो अक्षय कांति बम के आइडियलिक इंस्टीट्यूट से ही लीक हुआ था। उनके ही एक कर्मचारी और एक छात्र ने मिलकर दोनों पेपर लीक किए थे और 500-500 रुपये में बेच दिए थे। तो ये पूरे मामले की जांच की गई थी। जांच के बाद जो कॉलेज है आइडियलिक इंस्टीट्यूट अक्षय बम का, उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 3 साल के लिए कॉलेज को एग्जामिनेशन सेंटर से बैन भी कर दिया है। तो ये जो लगाया गया है जुर्माना, नितेश, इससे कांग्रेस तो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही। अब एनएसयूआई ने आज ये प्रदर्शन किया है जिसमें मांग की है कि कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए, साथ ही जो कुलपति हैं वो अपना इस्तीफा भी दें, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया और जब वो नहीं माने तो जो एनएसयूआई के मध्य प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, इंदौर अध्यक्ष रजत पटेल और यूनिवर्सिटी प्रभारी विकास नंदवाना, इन सभी के साथ 5-6 और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर इन्हें यहां से ले जाया गया, हालांकि थाने से छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन का लापरवाही पूर्वक रवैया नजर आया। जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी है उनका कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रदर्शन क्यों किया गया था। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता अड़े हुए थे कि वे कुलगुरु को ही अपना ज्ञापन देंगे। जब कुल सचिव आए तो उन्हें ज्ञापन नहीं दिया गया। जी नितेश, तो कुल मिलाकर ये जो सच्चाई थी, जो सारी चीज थी, वो पुनीत ने बता दी। पुनीत, शुक्रिया बताने के लिए कि क्या कुछ वाकया हुआ था और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक गंभीर प्रश्न भी पुनीत छोड़कर चले गए कि आखिर पेपर लीक नासूर क्यों बनता जा रहा है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा किया है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हजीरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को दबोच लिया, जहां पूछताछ के दौरान अपने साथियों के मर्डर की पूरी कहानी उसने पुलिस के सामने उगल दी। दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के बाद ये व्यक्ति फरार हो गया था। जो जानकारी मिली है, अगले दिन सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो ये व्यक्ति भी मौके पे दोबारा से पहुंचा था। तो टेक्निकली इस केस को कनेक्ट किया गया है और ये पूरी घटना में जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था, उसके कपड़े थे और अन्य जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन में इसको वर्कआउट किया गया, बहुत ही कम समय में वर्कआउट किया गया है। पूरी टीम को इसमें 10,000 रुपये का नाम घोषित था, वो दिया जाएगा। अनिल हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये दोहरा हत्याकांड क्या था, क्यों था, क्या थी वजह जिसके कारण एक दोस्त ने अपने 2 दोस्तों को मार दिया। और लेकिन बड़ी सफलता यह है ग्वालियर पुलिस की कि 48 घंटे के अंदर इस दोषी को पकड़ लिया गया, पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी गई। और जो नासूर बन गया था, सवाल खड़े हो रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे कि आखिर 48 घंटे बीत जाने के बाद इन मर्डर का खुलासा क्यों नहीं हुआ, वो हो गया। अनिल जुड़ गए मेरे साथ, सीधा अनिल का रुख करूंगा। अनिल, क्या हुआ था, क्यों इसने मारा, क्या इसने वजह बताई, अपने दोस्तों को ही क्यों मौत के घाट उतार दिया था और फिर कैसे पकड़ा गया? बिल्कुल नीतीश, देखिए ये ग्वालियर पुलिस की एक बड़ी सफलता है। 2 दिन पहले दोहरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस ने पकड़ा है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि 2 दिन पहले
2 लोगों की इसने हत्या की थी और जिसमें एक दिव्यांग था। उसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हुई। उसके बाद ये जानकारी मिली कि ग्वालियर जिले के अंदर ही जो मुख्य आरोपी है वो घूम रहा है। उसके बाद पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया है। नितेश, अभी पुलिस इस पूछताछ में जुटी है कि इसकी हत्या की वजह आखिर क्या रही है, क्यों उसने हत्या की। अच्छा, तो वजह अभी बाकी है लेकिन पकड़ लिया गया है, बड़ी सफलता है। शुक्रिया अनिल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे स्कूलों की, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है और नया अभियान शुरू हुआ है। अभियान के तहत एक भी बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे, इसके लिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी एक स्कूल को गोद भी लेंगे। ये अलग और अनोखी बात है। गोद लिए स्कूलों में मंत्री, विधायक, अधिकारी महीने में कम से कम एक बार जाएंगे, ये भी अलग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर अभियान का शुभारंभ करते हुए दिखाई दिए और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों का स्वागत किया। तो चलिए श्याम जी से बात करेंगे, हमारे स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश से, और जानेंगे कि यह अभियान इस बार अलग है। श्याम जी, सांसदों, मंत्री, विधायकों, अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी में क्या क्या उन्हें सौंपा गया है और इस जिम्मेदारी के क्या परिणाम दिखाई दे सकते हैं? देखिए, स्कूल चले अभियान इससे पहले भी होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। इससे पहले एक औपचारिकता भर होती थी, एक दिन विशेष पर जो है तिलक लगाकर स्वागत कर देते थे प्राचार्य और वहाँ के शिक्षक, और अभियान शुरू हो जाता था। इस तरह से स्वागत होता था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हम अलग क्यों रहें, हम उन बच्चों के साथ क्यों ना उठें बैठें, उनकी भावनाओं को क्यों ना जो है हम सुने और उनको अपनी बात रखने का ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो तय किया गया कि क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रशासनिक अधिकारी, सभी को अब स्कूलों में जाना होगा, बच्चों के बीच समय बिताना होगा, उनको सुनना होगा, अपने अनुभव सुनाना होगा और साथ ही जीवन में कैसे आगे बढ़ें ये भी बताना होगा। उम्मीद है कि सांसद, मंत्री, अधिकारी जब पहुंचेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो कुछ इन्हीं में से सांसद, मंत्री, अधिकारी निकलेंगे। श्याम जी, इस कदम के बहुत इतने बड़े परिणाम हो, यही कामना है। शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की बहुत जरूरत है। इसी शेर के साथ दीजिए विदा। खबरों का सिलसिला विस्तार न्यूज में जारी रहेगा, इसलिए बने रहिएगा। नमस्कार।